गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओपन पेज 57। पहले ये देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग क्या होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग है कि एक ऐसी सोसाइटी, उसके लोग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहे जाते हैं जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रॉपर्ली काम कर रहे हो, ठीक है, और उन सारे लोगों के बीच में इमोशनल और सोशल रिलेशंस अच्छे हों, ठीक है। इसके अलावा उनके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी और इसके बाद पोस्टनेटल मेडिकल केयर, यानी कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी जो केयर है, मैटरनल केयर यानी कि जिस माँ ने अभी बच्चे को जन्म दिया है उसकी केयर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से रिलेटेड जो मेडिकल फैसिलिटीज वो देना, ठीक है। प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के लिए यानी कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स का अप्रोप्रिएट तरीके से अवेलेबल होना, अगर इनफर्टिलिटी है तो उसको रिमूव करना, उसका कारण कुछ भी हो, ये सारे एस्पेक्ट्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आते हैं, ठीक है। तो पहले पेज पर अगर तुम देखो जो सबसे पहला पैराग्राफ है, वहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी डेफिनेशन। Reproductive health means a lot well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social. A society with people having physical and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex related aspects. तो फिर अब इसमें सबसे पहले इन्होंने जो टॉपिक दिया है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताया और ख़ास तौर से ये कि इंडिया जैसे कंट्री में इसकी क्यों ज़रूरत है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। इसके कई कारण हैं। बुक में ये बताया कि 1951 में पहली बार इंडिया में शुरू किया गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। बहुत कम देश हैं दुनिया के जिनमें फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, और ऐसे तो बहुत ही कम है जिनमें कि इतनी जल्दी शुरू किया गया फैमिली प्लानिंग। क्या होता है फैमिली प्लानिंग? फैमिली प्लानिंग मतलब है कि परिवार नियोजन, जिसको हिंदी में कहते हैं, जिसके लिए सरकार तरह तरह से लोगों को जागरूक करती है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, और उसमें अलग अलग तरह के नारे दिए जाते हैं, जैसे कि हम दो हमारे दो, और इसके अलावा बच्चे दो ही अच्छे, है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो इस तरह के नारों से क्या होता है कि लोगों में अवेयरनेस आती है कि हम उतने ही हमारे बच्चे आगे यानी अगली पीढ़ी में उतने ही बच्चे होने चाहिए जिनका कि हम अच्छे से पालन पोषण कर सकें, क्योंकि वो डायरेक्टली इस बात से जुड़ा है कि हमारा आगे चल के जो आर्थिक पक्ष है वो कैसा रहने वाला है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं यानी जितने ज़्यादा माउथ टू फीड है उतनी ज़्यादा फिर क्या होता है आर्थिक संसाधनों पर जोर पड़ता है। तो इसके बाद इन्होंने देखो नेक्स्ट पेज पर यह दिया है कि कुछ समय के बाद रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम यानी कि RCH शुरू किया गया। RCH प्रोग्राम, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि रिप्रोडक्शन से जुड़ा ही चाइल्ड हेल्थ का प्रोग्राम है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के कारण होती है प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद जन्म होता है चाइल्ड का, और उस चाइल्ड की हेल्थ की केयर करना भी जरूरी है। कैसे केयर करना जरूरी है? उसके न्यूट्रिशनल नीड्स का ध्यान रखना, ठीक है, उसको होने वाले इन्फेक्शंस का ध्यान रखना, समय समय पर उसकी वैक्सीनेशन कराना, उसको डाइट में जो जो चीज़ें मिलनी चाहिए उनका ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ों को लेकर एक प्रोग्राम इंडिया में चलाया गया। जैसा कि तुमने सुना होगा कि गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्र भी होते हैं जहाँ छोटे बच्चों का ध्यान रखा जाता है, उनके पोषण का, उनके लालन पालन का, तो वो भी इसी के अंडर आता है। अब देखो आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने क्या क्या दिया है कि भारत में जो ये प्रोग्राम है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। प्रीनेटल केयर
हेल्थ का ध्यान रखा जाए या उसे कौन से टीके लगाए जाएं, कब कब उसकी जांच की जाए। तो ये सब चीज़ें प्रीनेटल केयर को प्रेगनेंट मदर में आता है। इसके बाद आता है प्रेगनेंसी कंट्रोल मेथड्स। भारत जैसे देश में प्रेगनेंसी को कंट्रोल करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन का साइज वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है और जो ग्रोथ रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ग्रोथ रेट का मतलब होता है पॉपुलेशन पर ईयर पर 1000 पीपल कितनी इंक्रीज हो रही है, यानी कि बर्थ्स में से अगर डेथ को माइनस कर दिया जाए तो उतने लोग हर साल प्रति 1000 लोगों पर कितने बढ़ रहे हैं, तो उसे ग्रोथ रेट कहा जाता है। तो इससे जुड़े हुए कई टर्म्स हैं जैसे कि नेटेलिटी। नेटेलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट, यानी कि प्रति 1000 व्यक्ति एक साल के अंदर कितने लोगों का जन्म होता है, उसे नेटेलिटी या बर्थ रेट कहते हैं। उसी तरह से डेथ रेट का मतलब होता है प्रति 1000 व्यक्ति प्रति वर्ष कितने लोगों की डेथ हो जाती है, उसे डेथ रेट कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सरकार ने क्या क्या इसमें कदम उठाए। देखो पेज 58 पर पहले पैराग्राफ में उन्होंने सबसे पहले तो लोगों को अवेयर करना शुरू किया अलग अलग तरीक़ों से। जैसे कि भारत में पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या है, एक तो ये था कि बाल विवाह होता था, बाल विवाह पर रोक लगाई गई, विवाह के लिए एक निश्चित एज तय की गई है ना, उसके लिए कानून बनाया गया और ये कहा गया कि बाल विवाह जो करेगा उस पर क्या होगा, उस पर कानून केस करेगा, यानी कि उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो मैरिज की एक एज हो गई, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया कि अगर बच्चे जो कम बच्चे वाले परिवार हैं उनको प्रोत्साहित किया गया, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिलीज़ को यानी कि स्मॉल फैमिलीज़ को बढ़ावा दिया गया। सरकार ने जगह जगह पर क्या लगाए, नसबंदी वाले कार्यक्रम चलाए गए या इस तरह के शिविर लगाए गए जहां लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता था कि आप नसबंदी कराइए और आपको एक निश्चित अमाउंट भी दिया जाएगा, ठीक है। देखो, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड द प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस। इसके बाद अब देखो यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिखा है, पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, टीचर्स एंड फ्रेंड्स हैव अ मेजर रोल इन डिसेमिनेशन ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। तो स्कूलों में भी फिर क्या किया गया, सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि AAP के माध्यम से स्कूलों में भी बच्चों को वो सारी चीज़ें बताई गई कि किस तरह से जो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनको हेल्दी तरीके से किया जा सकता है, यानी कि अपने पार्टनर के साथ अगर इंटरकोर्स करना है तो उसको सेफली कैसे किया जा सकता है, उसकी सही एज क्या है ना, किन सावधानियों का उपयोग किया जा सकता है ताकि हम STD से और अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचे रहें, ठीक है। और किस एज में इंटरकोर्स करना और प्रेगनेंसी सेफ रहता है ताकि जो आगे बन सकने वाली मदर है उसकी हेल्थ पर भी उसका बुरा इफेक्ट ना पड़े। देखो इसके बाद क्या लिखा है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि STD। STD के बारे में लोगों को जानकारी देना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि STDs इतने इन्फेक्शस होते हैं कि वो एक से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, और इस समय वो ट्रीटेबल हो गए हैं एंटीबायोटिक से, लेकिन पहले वो ट्रीटेबल नहीं होते थे, तो इसीलिए उनका कंट्रोल ज़रूरी है। बैरियर मेथड्स जैसे कि कॉन्डोम्स इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एड्स एक्सेट्रा। और एड्स तो ऐसी बीमारी है कि वो इतनी तेज़ी से फैलती है सेक्सुअल मेथड के माध्यम से कि इसी उसका कंट्रोल करना आवश्यक था। लीड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ, एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस। तो लोगों को समय समय पे बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस भी बताए गए। बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस यानी कि जिनको हम कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस कहते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जैसे कि बैरियर मेथड्स है ना, कॉन्डोम्स हो गए,
इसके अलावा सर्जिकल इम्प्लांट्स, ठीक है, पिल्स या फिर और दूसरे मेथड्स, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले। इसके अलावा जो जिस मदर ने बच्चे को जन्म दे दिया है उसको ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस बताना जरूरी है कि अगर आप बच्चे को 6 महीने तक अपना ही दूध पिलाएंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा, तो ये चीज़ें भी इसमें आती हैं। नेटल केयर यानी कि गर्भ होने के बाद बच्चे की किस तरह से केयर की जाए, वो नेटल केयर में आता है, जिसमें कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराना होता है, जिसमें कि उसको इम्यूनाइजेशन कराना होता है, समय समय पे डॉक्टरी जांच कराना होता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, है ना, मेल और फीमेल चाइल्ड दोनों एब्सोल्युटली इक्वल हैं और उसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। ठीक है, लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारा जो जैसे परिवार फैमिली प्लानिंग करते हैं कि हमारे इतने बेबीज़ होंगे, है ना, और इतने बेबीज़ में कोई सा भी जेंडर हो हम उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, है ना, लड़का हो या लड़की। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर के केस में जैसा कि इंडिया में होता है कि मेल के चक्कर में बहुत सारे बेबीज़ यानी कि चाइल्ड फीमेल चाइल्ड होते चले जाते हैं और फिर उनका साथ क्या होता है, बुरा व्यवहार होता है। आगे है, it would address the importance of bringing up socially conscious healthy families of desired size। इसीलिए पुराने समय में क्या होता था कि फैमिलीज बहुत बड़ी बड़ी हो जाती थी क्योंकि तो लोगों के अंदर जो मेल चाइल्ड है उसकी ज़्यादा डिज़ायर होती थी। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इविल्स लाइक सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। भारत में एक ये भी समस्या है कि सेक्स रिलेटेड क्राइम्स बहुत होते हैं, जैसे सेक्स ट्रेड, ठीक है, यानी कि लड़कियों और लड़कों को अपहृत कर लेना, यानी कि उनका अपहरण कर लेना, जिसको किडनैपिंग कहते हैं, और उसके बाद उनको क्या करना, एज सेक्स स्लेव, यानी कि सेक्स के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, जैसे कुछ लोग कई देशों में तस्करी, मानव तस्करी की जाती है, उनको दूसरे दूसरे देशों में क्या करना, स्मगल करना, तो उसे सेक्स ट्रेड कहा जाता है। कई सारी फिल्म्स में भी इस बारे में दिखाया गया है और ज़्यादातर केस में इसमें लड़कियों का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि इंडिया में सेक्स रिलेटेड क्राइम्स जैसे कि रेप्स बहुत होते हैं और इस पर भी रोक तभी लगेगी जब हमारी सोसाइटी वेल एजुकेटेड होगी, इन सब चीज़ों को ब्रॉड माइंडेड तरीके से स्टडी करेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Successful implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructural facility। तो अब इसके लिए क्या चाहिए, strong infrastructural facilities। इसका ये मतलब हुआ कि हमें हर उस जगह पर जहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं, जैसे कि छोटा गांव, छोटा कस्बा, छोटा शहर या महानगर, सब जगह हमारे पास एप्रोप्रिएट संख्या में, यानी कि पॉपुलेशन के सर्टेन नंबर के ऊपर हमारे पास एडिक्वेट नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड मेडिकली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होने चाहिए जो कि लोगों को हेल्प कर सकें इस बारे में कोई भी प्रॉब्लम होने पर। यानी कि जैसे हम ये कहें कि हमारे देश की 1 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर जितने डॉक्टर्स की संख्या होनी चाहिए या जितनी मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उतनों का होना ज़रूरी है, उसी को यहाँ पर इन्होंने स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ ली। इसके बाद इन्होंने इसी लाइन में क्या लिखा है, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मेडिकल मटेरियल सपोर्ट। प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज का मतलब है कि अप्रोप्रिएट मेडिकली ट्रेंड प्रोफेशनल्स का होना जरूरी है, ताकि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि हॉस्पिटल्स का होना ही काफ़ी नहीं है, वहाँ पर लोग भी होने चाहिए, और साथ में मटेरियल सपोर्ट, अप्रोप्रिएट टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स भी इस पास में होनी चाहिए। These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortions। अब देखो ये जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि प्रेगनेंसी, पुराने समय में प्रेगनेंसी होती थी तो या तो घर के ही लोग
उसको हैंडल कर लेते थे या फिर दाइयाँ बुलाई जाती थी। अब क्या है, मेडिकल सपोर्ट लोगों को मिलने लगा है। तो ये प्रेगनेंसी, एक तो ये समस्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी हुई। इसके बाद आगे आता है डिलीवरी यानी कि बच्चे का जन्म, एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एबॉर्शंस, अगर प्रेगनेंसी प्रॉपरली ना हो पाए या किसी एक्सीडेंट की वजह से प्रेगनेंसी बीच में खत्म हो जाए तो उसे एबॉर्शन यानी कि गर्भपात कहते हैं। कंट्रासेप्शन यानी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के मेथड्स, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, अगर किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ा गई है उस कारण से भी वो प्रॉपर तरीके से रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, यानी कि उसके अंदर एग रिलीज नहीं हो पाएगा। इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि एक कपल प्रॉपरली हेल्दी होने के बावजूद भी, या अगर नहीं हेल्दी है तो उस कारण से भी वो एक चाइल्ड नहीं कर पा रहे, यानी कि वो बच्चा चाहते हैं तभी वो बच्चा नहीं कर पा रहे, उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। इन सारे कारणों का उपाय जिसमें होगा तो उसको हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रेटजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर। समय समय पर ऐसी नई टेक्निक्स आती रहती है, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये जो टेक्निक्स हैं इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के एंड में, जिसमें ये देखेंगे कौन कौन सी नई टेक्निक्स आ गई जिनके द्वारा वो लोग जो कि इनफर्टिलिटी यानी कि निसंतान हैं वो लोग को किस तरह से हेल्प किया जा सकता है नई नई टेक्निक के माध्यम से। इसके बाद देखो इन्होंने एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी है यहाँ पर, स्टेटवरी बैन ऑन एमनियोसिंथेसिस। ये वाला जो टॉपिक है इस पर क्वेश्चन बनता है, जिसमें ये लिखा है कि एमनियोसिंथेसिस टेक्निक क्या होती है, इसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एस्पेक्ट बताइए। देखो, एमनियोसिंथेसिस एक टेक्निक थी जिसमें कि फीटस के आसपास मौजूद जो फ्लूइड होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उस एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्शन के यानी कि सिरिंज के थ्रू बाहर निकालते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं कि क्या जो फीटस है उसके अंदर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होगी तो उसको क्या किया जा सकता है, उस प्रेगनेंसी को ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि उस बेबी में कोई एबनॉर्मेलिटी हो क्रोमोसोमल, उससे बेहतर है, और वो पूरी ज़िंदगी परेशान रहे, उससे बेहतर है कि उस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पर सिरिंज से क्या निकाला जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड। इस एमनियोटिक फ्लूइड में जो कि फीटस के आसपास है, सेम वही सेल्स होते हैं जिन सेल्स से फीटस बना होता है, इसीलिए अगर उन सेल्स की जांच की जाए तो हमें ये पता लग सकता है कि बेबी जिन सेल्स से मिलकर बना है उनमें क्रोमोसोम सीक्वेंस या पैटर्न क्या है। अगर कोई गड़बड़ होती है तो हम उस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हैं। ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट था। इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये था कि लोगों ने इसका इस्तेमाल इस बात में पता लगाना शुरू कर दिया कि जो क्रोमोसोमल सीक्वेंस है उसमें 23वीं पोजीशन पे कौन सा क्रोमोसोम है, यानी कि उसका जो जेंडर है वो XY क्रोमोसोम है या XX है। अगर XX है तो हम इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे, और अगर XY है तो इसे चलने देंगे। तो इस वजह से पैदा हुई एक समस्या जिसे कहते हैं फीमेल फिटिसाइड। फीमेल फिटिसाइड यानी कि कन्या भ्रूण हत्या। इसीलिए फिर इस पर क्या लगाया गया, बैन, कि किसी भी तरह से प्रीनेटल यानी कि जन्म से पहले जो जेंडर पता लगाना वो कानूनन अपराध है। डॉक्टर का लाइसेंस निरस्त हो सकता है, उसके हॉस्पिटल पर बैन ताला लग सकता है, साथ में जो जिन्होंने जांच कराई है उन पर भी जेल की कार्रवाई हो सकती है। इसके बाद दिया है उन्होंने, तो इसके मैंने देखो दोनों बताए हैं, एक मेरिट भी और एक डिमेरिट भी। पॉजिटिव यूज़ क्या था इस टेक्निक का और नेगेटिव यूज़ लोगों ने क्या किया। अब रिसर्च इन फील्ड्स पर लगातार चलती रहती है, जिसका एक एग्जांपल गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, इसका एक एग्जांपल इन्होंने दिया है सहेली नाम की पिल के थ्रू। देखो पेज 58 के लास्ट पैराग्राफ में एक पिल का नाम दिया है जिसका नाम है सहेली। इस पर भी क्वेश्चन बनता है, क्या है सहेली। सहेली एक कंट्रासेप्टिव पिल है और उस पिल को हफ्ते में सिर्फ एक बार खाना पड़ता है, ये उसका एडवांटेज है। किसने डेवलप किया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ यानी कि CDRI ने इसको डेवलप किया था। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं, एक तो एमनियोसिंथेसिस वाले और एक ये सहेली वाले, कि
सहेली क्या है, किसने डेवलप किया और इसका एडवांटेज क्या है। सहेली एक कंट्रासेप्टिव पिल है, डेवलप किया CDRI ने। एडवांटेज ये है कि हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से इसने लोगों की ज़िंदगी आसान की है। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज, यानी कि ऐसी डिलीवरी ज़्यादा होनी चाहिए जिसमें कि असिस्टेंस मिली है, मेडिकल असिस्टेंस। पोस्टनेटल केयर मिला है, यानी कि बच्चा अगर जन्म के समय कमज़ोर है तो उसे किस में रखते हैं, उसे इंक्यूबेटर में रखते हैं। लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स का मतलब होता है कि मातृत्व मृत्यु दर। बच्चे को जन्म देने के साथ ही कितनी माँओं की बर्थ की डेथ हो जाती है, उसे मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। प्रति 1000 प्रेगनेंसी कितनी माताएं मर जाती हैं बच्चे को जन्म देते हुए, उससे कहते हैं मातृत्व मृत्यु दर। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स का मतलब होता है कि शिशु मृत्यु दर, यानी कि कितने बच्चे जन्म लेते लेते मर जाते हैं, उन्हें शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो ये दोनों रेट्स हमें इंडिया में कम लेके आनी है, और काफ़ी कम हो भी चुकी है, क्योंकि टेक्निक्स धीरे धीरे क्या हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो रही है। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, आजकल तो सभी के 1 या 2 ही बच्चे होते हैं। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STDs एंड ओवरऑल इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंडिकेट इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो अब ये जो आने वाले दिन है उनमें हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होंगे, एक तो कंट्रासेप्टिव मेथड्स, इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और इनफर्टिलिटी और MTP। ये कुछ टॉपिक्स हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। ठीक है, और हाँ, एक बात कहनी थी इस वीडियो के एंड में कि सिर्फ 7 बच्चों ने टेस्ट दिया है और अभी तक मैंने लगभग 24 घंटे हो गए ये मैंने वेट किया है। तो जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है उनको फ़ोन करके या मैसेज करके उनको कहो कि वो टेस्ट दे दें। जिन बच्चों ने कॉपी नहीं दिखाई है वो कॉपी की फ़ोटो खींच के मेरे को मैसेज कर दें। ठीक है, आज के ये 2 काम हैं। आज शाम तक सब लोग होमवर्क दिखा दें, आज शाम तक सब लोग टेस्ट अटेम्प्ट कर दें।